हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में मैं आपको बीए पॉलिटिकल साइंस का जो ऑनर्स है फोर्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम है वो 14 मई को है और जो फर्स्ट एग्ज़ाम है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का वो है लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर। ठीक है, तो उनके सिलेबस में जो है 5 चैप्टर आ रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट नोट्स के थ्रू बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन है उसका आंसर इस वीडियो में पूरा बताने जा रहा हूँ। इससे क्या है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्लियर भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपके इन्फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का है लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर का जो ये हमारी बुक है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है अपना संसद, विधानसभाओं और स्थानीय संस्थानों के सदस्यों की शक्तियाँ एवं कार्य। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे को ना 3 शक्तियाँ और कार्य बताने हैं। मतलब कि 3 हमारे को दे रखी है। संसद दे रखा है पहला, दूसरा विधानसभा और तीसरा स्थानीय संस्था है। ठीक है, स्थानीय संस्था को स्थानीय शासन भी बोल सकते हो। ठीक है, जो गाँव और शहरों के लिए हुआ था बहुत बाद में। तो इनकी हमें सदस्यों की ना क्या बतानी है, शक्तियाँ भी बतानी है और कार्य, दोनों का मतलब एक ही है। और साथ ही साथ आप उद्देश्य भी जोड़ सकते हो। अगर एग्ज़ाम के अंदर संसद के कार्य पूछे जाए या शक्तियाँ पूछी जाए या फिर उद्देश्य पूछे जाए तो भी आपको क्या करना है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा एज इट इज़ उतार देना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो लाइन पड़ी हुई है बीच बीच में जैसे कि आपको दिख रही होगी, ये नहीं लिखनी, बस ये नहीं करना, बाकी आपको एज इट इज़ उतारते चले जाना। ठीक है, तो चलते अपने पहले फर्स्ट चैप्टर की ओर। ठीक है, इसमें इस वीडियो में मैं आपको संसद से रिलेटेड सारी बातें ओवरऑल जो भी है वो बताऊंगा कि आपको एग्जाम में किस तरह से अगर क्वेश्चन आता है संसद के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए या विवेचन कीजिए। ठीक है, तो पहला है अपना संसद। ठीक है, टॉपिक है अपना संसद। तो संसद किसे कहते हैं, जब भी हमारा जो चैप्टर है सबसे पहले उसका मतलब पता होना चाहिए हमारे को। तो संसद जो होते हैं, देखो वैसे सरकार के अपने 3 अंग होते हैं, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, संसद जो है वो सरकार का सबसे मेन अंग होती है, मतलब कि बॉडी पार्ट होता है। जैसे अपने बहुत सारे ऐसी सरकार के 3 पार्ट्स होते हैं जब भी सरकार काम करती है। तो संसद जो है वो सरकार का वह अंग है जो किसी देश के लिए या क्षेत्र के लिए या विभाग के लिए या भाग के लिए, ठीक है, छोटा सा भाग जो है उसके लिए कानून का निर्माण करती है। ठीक है, मतलब कि कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास होता है। जब तक संसद अपना कार्य शुरू नहीं करेगी तो न्यायपालिका और कार्यपालिका भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि संसद जो कार्य बनाती है, ठीक है, जो कानून बनाती है, ठीक है, संसद, अगर जब तक संसद कानून नहीं बनाएगी तो उसको लागू कौन नहीं कर पाएगा, कार्यपालिका। और जब लागू ही नहीं होगा कानून तो उसकी रक्षा कौन नहीं कर पाएगा, न्यायपालिका। तो संसद, देखो इसकी डेफिनेशन जैसे आपको दिख रही होगी, संसद सरकार का वह अंग है जो किसी देश, क्षेत्र या विभाग या भाग के लिए कानून का निर्माण करती है। अब देखते हैं अगला, संसद को हम विधायिका भी कहते हैं। ठीक है, और व्यवस्थापिका या सरकार के पहले अंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको ना मतलब कि संसद को विधायिका भी कहा जाता है, व्यवस्थापिका भी कहा जाता है और सरकार का पहला अंग जो सबसे मेन अंग होता है संसद, वो भी माना जाता है। ठीक है, व्यवस्थापिका जो है वो बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन विधायिका जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि संसद के कितने सदन होते हैं। देखो संसद जो है उसके कितने सदन है, इसमें 2 सदन होते हैं। पहला क्या है, राज्यसभा, और दूसरा क्या है, लोकसभा। राज्यसभा जो होता है वो ऊपरी सदन मतलब कि उच्च सदन माना जाता है, और लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन माना जाता है। लेकिन राज्यसभा में सदस्य की संख्या क्या होती है, लोकसभा की तुलना में कम। ठीक है, लोकसभा में ज़्यादा संख्या होती है सदस्यों की और राज्यसभा में कम। अब इसकी बात करते हैं कि जो संसद में है, संसद में कौन कौन होता है। राज्यसभा तो है ही, लोकसभा भी इंक्लूड है, 2 तो हो गए। साथ ही साथ एक अनुच्छेद है अपना 79, मतलब कि आर्टिकल नंबर 79 है, उसके अकॉर्डिंग ना दोनों सदनों के साथ साथ मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के साथ साथ संसद में राष्ट्रपति को भी शामिल किया गया है। ठीक है, जब तक 79 अनुच्छेद या फिर आर्टिकल नंबर 79 नहीं था, जब तक संसद में केवल 2 ही सदन होते थे, राज्यसभा एवं लोकसभा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब आर्टिकल नंबर 79 बना तो राज्यसभा और लोकसभा के साथ साथ संसद में किसको इंक्लूड कर लिया गया, राष्ट्रपति को भी। ठीक है, तो ये क्या अपना थोड़ा बेस था। अब हम चलते अपनी कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अगले पेज पर।
तो देखो, अब बात करते हैं कि हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली और संसद के अंदर कौन कौन होता है, ठीक है, मतलब कि कौन कौन से सदस्य होते हैं। अब ये बात करनी है कि सदस्य जो है वो आएंगे कैसे, ठीक है। तो संसद के सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या होती है। अगर मान के चलो कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है कि मेरे को संसद का सदस्य बनना है, या तो राज्यसभा में जाऊँगा मैं या तो लोकसभा में जाऊँगा, लेकिन मुझे बनना है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो पहली बात है, अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है तो पहली बात वह भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात, लोकसभा का सदस्य अगर बनना है, 2 सदन होते हैं, लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों में से कुछ भी बन सकता है। लेकिन अगर वो लोकसभा का सदस्य बनने चाहता है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 25 या उससे अधिक, ठीक है। 25 होनी चाहिए या तो 25 से ज़्यादा। अगर कोई किसी व्यक्ति की एज है 21 या 22 तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी एज 25 से क्या है, कम, ठीक है। जब उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 25 या उससे ज़्यादा हो जाएगी, तब वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। दूसरी बात करते हैं, राज्यसभा का सदस्य अगर किसी को बनना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष या फिर 30 से ज़्यादा, 30 या तो 30 से अबव। इतनी बात क्लियर, ठीक है। 2 तो अपनी रिक्वायरमेंट होगी, एक एज की और दूसरी भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। अगली बात करते हैं तीसरा, जो कि सबसे मेन है, व्यक्ति पर किसी प्रकार का मुकदमा ना चल रहा हो। अब मान के चल लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक भी है, ठीक है, और उसकी उम्र 25 या 30 से ऊपर है, ठीक है। अगर 30 से ऊपर है तो लोकसभा का भी सदस्य बन सकता है अगर बनना चाहे तो, ठीक है, और राज्यसभा का तो बन ही सकता है, ठीक है, 30 वर्ष। लेकिन वो उस पर क्या है, किसी प्रकार का मुकदमा चल रहा है, तो वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी एक और रिक्वायरमेंट ये बोली गई है, व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का मुकदमा ना चल रहा हो, ठीक है। तो व्यक्ति पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलना चाहिए, तभी वो संसद का सदस्य बनने के लायक या योग्य होगा। अगली बात करते हैं लास्ट, व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वस्थ या फिर दिवालिया ना हो, सॉरी इसमें अस्वस्थ आएगा, ठीक है। व्यक्ति जो है मानसिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब कि लूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। या जो पागल होते हैं मतलब कि वैसा नहीं होना चाहिए, उसका मानसिक तौर पर मेंटली वो मेंटली जो है वो हेल्थी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, संसद के सदस्य बनने की योग्यताएं हैं। अब बात करते हैं कि संसद के सदस्यों को क्या कहते हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति संसद के अंदर शामिल है, जैसे कि लोकसभा का सदस्य या फिर राज्यसभा का सदस्य, ठीक है, तो उसको हम छोटे वर्ड में क्या कहेंगे, सांसद, ठीक है। अगर आपको कभी भी ये वर्ड दिखाई देता है सांसद, तो उसका मतलब होता है संसद के सदस्य, ठीक है, दैट्स इट। तो संसद के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। इतनी बात क्लियर। अब चलते हैं अगला, नेक्स्ट टॉपिक अपना जो सबसे मेन है, और यहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। और ये गारंटी है कि ये क्वेश्चन 8 में से ज़रूर आएगा, जो कि आपका लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर का पेपर है या एग्ज़ाम है, उसमें ये क्वेश्चन 100% है, आएगा ही आएगा, क्योंकि ये हर बार आता है, ठीक है। तो संसद के सदस्यों की शक्तियाँ या कार्य या उद्देश्य, कुछ भी पूछा जाए आपको यही उतारना है, ठीक है। और जो ये 6 लिखे हुए हैं फंक्शंस, ठीक है, ये क्या है, इसको मैं अभी अगले पेज पे डिफाइन भी करूँगा। पहला क्या है, संसद के सदस्यों की शक्ति होती है विधायी शक्ति, मतलब कि जो कानूनी तौर पे मिलती है वो शक्ति। दूसरा पर्यवेक्षी शक्ति, मतलब कि जिसमें देख रेख की जाती है, ऐसी शक्तियाँ भी संसद के सदस्यों को प्राप्त है। तीसरा निर्वाचन शक्ति, मतलब कि किसी को चुनने की शक्ति, अगर कोई व्यक्ति मतलब कि किसी व्यक्ति को चुनना है तो ये संसद के पास शक्ति होती है, अगर वो किस किस को चुन सकता है। चौथा संवैधानिक शक्ति, ठीक है, संवैधानिक तौर पर जो शक्तियाँ प्राप्त होती है वो भी इसको प्राप्त है संसद को। पांचवा प्रतिनिधि शक्तियाँ, ठीक है, प्रतिनिधि शक्तियाँ भी प्राप्त है। और छठा वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल जो फंक्शन होते हैं वो भी संसद को प्राप्त है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, 6 के 6 को अलग अलग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अपना आता है विधायी शक्तियाँ, ठीक है। विधायी शक्तियाँ जो होती है, देखो इसमें लिखा हुआ है संसद के सदस्य, ठीक है, संसद में बनने वाले कानून निर्माण या फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब कि जो संसद के सदस्य होते हैं वो क्या बोलते हैं, अगर संसद कोई भी कानून बनाती है या फिर विधि का निर्माण करती है या फिर नियम बनाती है, कोई भी योजना तैयार करती है, कुछ भी करे, तो उसमें भाग कौन लेता है, संसद के सदस्य भाग जरूर लेते हैं, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो। तो दोनों का ही हक है कि वो कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले। दूसरी बात करते हैं विधायी शक्तियाँ में, दूसरा पॉइंट ये आता है बी जो अपना, संसद के सदस्यों को संघ सूची या फिर तथा संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का भी अधिकार है।
देखो, संसद के सदस्य कानून तो बनाती है, लेकिन वो किस किस पर कानून बना सकते हैं? पहला, संघ सूची। संघ सूची ऐसी सूची होती है जिस, देखो वैसे अपने पास 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, राज्य सूची को अभी साइड करते हैं, इसको मैं अगले पार्ट में आपको पूरा डिफाइन करके समझाऊंगा। ठीक है, अभी 2 सूची पे ध्यान देते हैं, संघ सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूची होती है, लेकिन राज्य सूची का मैं अलग से बताऊँगा। तो संघ सूची ऐसी सूची होती है जिस पर केवल जो है, मतलब कि इसमें ऐसे विषय आते हैं जिस पर कानून कौन बना सकता है? केवल केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। दूसरी बात, संवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर क्या होता है, कौन सी सरकार कानून बनाती है? केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार। देखो अपनी 2 सरकार होती है, ठीक है, और सूची 3 होती है। तो संघ सूची पर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। संवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता है? इस पर मर्जी है, केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी। लेकिन अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर मतभेद हो जाए या कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उस पर कानून केवल किसका लागू हो सकता है? राज्य सरकार का नहीं होगा, केंद्र सरकार का होगा। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार की तुलना में केंद्र सरकार जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इसलिए संवर्ती सूची पर अगर किसी प्रकार की बहस होती है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केवल केंद्र सरकार का। ठीक है, अगर वाद विवाद चल रहा हो तो, अदरवाइज दोनों का हक है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। ठीक है, तो संघ सूची और संवर्ती सूची, तो संसद के सदस्यों को अधिकार है कि वो संघ सूची पर भी कानून बना सकते हैं और संवर्ती सूची पर भी। ठीक है, अब अगला अपना है विधेयक को पेश करना या उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मतलब कि बदलाव करना तथा संसद के सदस्यों का एक प्रमुख कार्य है। ठीक है, मतलब कि कोई प्रस्ताव है, ठीक है, जब कोई भी मतलब कि प्रस्ताव है, जब कोई भी जो लेटर है वो संसद में पेश किया जाता है, फिर उसको कई चरणों से या फिर कई वाचन से ना गुजरना पड़ता है, और लास्ट में जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं तभी वो विधेयक क्या बनता है? कानून। अदरवाइज़ अगर राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता तो जब तक वो क्या रहता है? एक प्रस्ताव रहता है, लेटर। ठीक है, तो विधेयक को पेश करने का कार्य या फिर किसी प्रकार का संशोधन करना, उसमें बदलाव करना, कुछ भी करने का कार्य संसद के सदस्यों का एक मेन कार्य होता है। ये भी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत 3 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सेकंड जो था अपना है पर्यवेक्षी शक्तियाँ। ठीक है, पर्यवेक्षी शक्तियों में आता है कि देख रेख करने से रिलेटेड। ठीक है, देखो संसद के सदस्य संसद में कई प्रकार के प्रस्ताव का भी प्रयोग करते हैं, मतलब कि संसद के जो सदस्य होते हैं ना, मेंबर, वो क्या करते हैं, संसद में उनके पास कई प्रकार के लेटर या फिर प्रस्ताव होते हैं जिनका वो यूज़ करते हैं। जैसे निंदा प्रस्ताव। ठीक है, अगर निंदा प्रस्ताव का यूज़ करते हैं तो पूरी सरकार गिर जाती है। ठीक है, दूसरी बात अविश्वास प्रस्ताव। अगर कोई भी मंत्री लोकसभा या राज्यसभा के विरुद्ध जाता है तो बेसिकली ऐसा कम होता है, लेकिन अगर कोई भी मंत्री लोकसभा के विरुद्ध जाता है और कोई कार्य करता है तो लोकसभा उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव करके उसको इस्तीफा देने को मजबूर कर देती है। ठीक है, अगली बात स्थगन प्रस्ताव, विशेष अधिकार प्रस्ताव, ऐसे कई सारे प्रस्ताव है जो संसद के सदस्य ने यूज़ करते हैं ताकि वो किस पे कंट्रोल बना के रख सके? मंत्रियों पर। ठीक है, मंत्री किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत। मतलब कि संसद जो है पर्यवेक्षी शक्तियों के द्वारा संसद के सदस्य कार्यपालिका के जो भी सदस्य होते हैं उन पर कंट्रोल बना के रखते हैं, खास कर तो मंत्री पर। ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका में मंत्री भी आते हैं और गवर्नमेंट जॉब करने वाले व्यक्ति भी आते हैं जिसे हम नौकरशाही कहते हैं। तो केवल वो किस पर कंट्रोल बना के रखते हैं? मंत्रियों पर। ठीक है, संसद के सदस्य, वो भी इन प्रस्ताव के थ्रू और भी इनको विशेष अधिकार देते हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो इतना तो आ गया होगा समझ। अब अगला देखते हैं। इसके अलावा संसद के सदस्यों को प्रश्नकाल और शून्यकाल में सरकार या मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अवसर भी मिलता है। ठीक है, तो देखो जब भी संसद की बैठक होती है तो उसमें एक समय होता है जिसमें ना संसद के सदस्य ना मंत्रियों से उनके क्षेत्र के बारे में या फिर जो भी उन्होंने नीतियाँ बनाई है उसके बारे में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और मंत्रियों को उसका आंसर देना ही पड़ता है जो भी क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछने का अवसर भी मिलता है। तो इसी प्रकार ना एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्यवेक्षी शक्तियों के अंतर्गत मंत्रियों पर देख रेख और साथ ही साथ मंत्री क्या क्या कार्य कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और मंत्रियों पर कंट्रोल बनाकर रखा जाता है संसद के थ्रू। इतना आगे होगा समझ आपको। अब देखते हैं अपनी अगली शक्ति। ठीक है, अगली शक्ति अपनी निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। ठीक है, मतलब कि संसद के सदस्यों को किन किन को चुनने का अधिकार है। मतलब कि संसद के सदस्यों को
क्या एलिजिबिलिटी है कि वो किन किन को चुन सके। ठीक है, तो देखते हैं। संसद के सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब कि देखो, संसद के सदस्यों को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, उसको चुन सके और उनकी चुनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और भी जो है लोग हैं, सदस्य होते हैं जो कि क्या करते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की। तो संसद भी उनमें से एक है। अगली बात करते हैं, लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, देखो लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लोकसभा के हेड को भी चुनते हैं और उपाध्यक्ष को भी चुनते हैं। और राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो राज्यसभा के उपाध्यक्ष को चुनेंगे और लोकसभा के सदस्य होंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनते हैं। बस इसमें चुनने की पावर हो गई। ठीक है, तो चुनने की पावर है उनको, संसद के सदस्यों को भी। अगली बात करते हैं, फोर्थ अपना आता है संवैधानिक शक्तियाँ। संवैधानिक तौर पर उनको केवल एक ही अधिकार है कि अगर कोई भी मतलब कि देखो, संवैधानिक तौर पर भारत के संविधान के संशोधन प्रक्रिया में भी संसद का सदस्य भाग लेता है। अगर संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है, ठीक है, या बदलाव करना है, तो संवैधानिक शक्तियाँ काम आती है संसद के लिए। ठीक है, संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत संविधान में किसी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं संसद के सदस्य। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि संशोधन तो किया जा सकता है, बदलाव तो किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो संविधान का जो मूल ढांचा होता है, मेन ढांचा, ठीक है, उस पर जो संसद के सदस्य है वो परिवर्तन या फिर कोई भी व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन करने के लिए पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है, बी है विशेष बहुमत के द्वारा भी संशोधन होता है, तीसरा है विशेष बहुमत तथा आधे से ज़्यादा राज्य की विधानमंडल की सहमति के द्वारा किया गया संशोधन। ठीक है, ये थोड़ा आपको मतलब कि क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। विशेष बहुमत तथा आधे से ज़्यादा राज्य की विधानमंडल की स्वीकृति के द्वारा किया गया संशोधन भी संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। और ये सभी संशोधन किसके द्वारा किए जाते हैं, संसद के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो ये अपनी क्या आती है, अभी 4 शक्तियाँ हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी अगली शक्तियों की ओर। 5वीं शक्ति अपनी है जो संसद के सदस्यों की शक्ति है, 5वां है प्रतिनिधि संबंधी शक्तियाँ। ठीक है, प्रतिनिधि संबंधी शक्तियाँ। देखो, हर संसद के सदस्य का जनता द्वारा किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाना चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बनता है तो उसको किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्रों में चुना जाना चाहिए। अगर वो निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं चुना जाएगा और उसका मतदाता लिस्ट में नाम नहीं होगा तो वो संसद का सदस्य भी नहीं होगा। ठीक है, तो हर संसद के सदस्य का जनता द्वारा किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्रों में चुना जाना जरूरी है। दूसरी बात, निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विषयों को संसद में उठाए जाते हैं। मतलब कि अगर मान के चलो कोई संसद का सदस्य किसी भी क्षेत्र में जीत गया, ठीक है, जो भी निर्वाचित क्षेत्र है उसमें जीत गया या फिर उसमें चुना गया, तो जो संसद का सदस्य है उस निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित जो भी विषय होंगे वो संसद में उठाएगा। या संसद के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए परियोजना भी तैयार करता है और परियोजना लागू होने के बाद उसकी जांच भी करता है। मतलब कि संसद के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी काम किया, ठीक है, उस परियोजना को बनाएगा तो सही, लेकिन साथ साथ क्या करेगा, अगर वो परियोजना लागू हो गई ना तो उसकी जांच भी ज़रूर करेगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। ठीक है, तो ये क्या था अपना 5वां प्रतिनिधि संबंधी शक्तियाँ थी संसद के सदस्यों की। अब अपना जो लास्ट है वो है वित्तीय संबंधी शक्तियाँ। ठीक है, वित्तीय संबंधी शक्तियाँ मतलब कि फाइनेंशियल। सरकार संसद की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का ना तो खर्च कर सकती है और ना ही व्यय कर सकती है। ठीक है, दोनों बात एक ही है, तो किसी प्रकार का व्यय या फिर कर भी नहीं लगा सकती। ठीक है, वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत ये आता है कि सरकार संसद की अनुमति के बिना या संसद के सदस्यों की अनुमति के बिना खर्च भी नहीं कर सकती कुछ भी, और ना ही व्यय कर सकती है और ना ही वो कर लगा सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, संसद के सदस्यों के द्वारा कार्यपालिका या मंत्रियों पर या सरकार पर नियंत्रण या कंट्रोल करने का सबसे बेटर या बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब अगला है बजट केवल संसद में ही पेश किया जा सकता है।
बिना संसद की अनुमति के ये पारित या पास नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो भी बजट होता है वो केवल संसद में ही पेश किया जाता है और संसद की अनुमति के बिना ना तो वो पास हो सकता है, ना ही वो पारित हो सकता है, मतलब पास नहीं हो सकता, एक बात है। ठीक है, अब अगला है, संसद के सदस्य सरकार के खर्चों की जांच करते हैं तथा सरकार पर नियंत्रण बना के रखते हैं। ठीक है, वो जो ऊपर बताया था, जो भी सरकार खर्च करेगी ना, मान के चलो खर्च हो जाता है तो उसकी जांच भी करती है और साथ साथ उस पर कंट्रोल भी बना कर रखती है। ये संसद का कार्य है। ठीक है, संसद के सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकार। ठीक है, अगला टॉपिक है, संसद की जो शक्तियाँ थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। अब बात कर रहे हैं हम संसद के सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकार। ठीक है, तो संसद के सदस्यों को संसदीय कार्यवाही के दौरान, अगर देखो संसद की जो भी कार्यवाही होती है ना उसके दौरान कार्रवाई शुरू होने से 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक अरेस्ट नहीं कर सकते संसद के सदस्यों को, इतनी ज़्यादा पावर है इनके पास। ये अधिकार केवल नागरिक मुकदमे में ही उपलब्ध होते हैं, मतलब कि नागरिक मुकदमा अगर हो तो ही ये क्या होगा, ये जो है अप्लाई होगा, जो मैंने भी कंडीशन पढ़ी, 1 महीने पहले और 1 महीने बाद उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर उन्होंने किसी की हत्या कर दी, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कार्य कर दिया जिस पर उनको सज़ा मिलना ज़रूरी है, तो फिर वहाँ पर ये जो कंडीशन है अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अगली बात, संसद के सदस्यों को संसद में कुछ भी कहने के बावजूद उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती और ना ही न्यायपालिका किसी प्रकार की कार्रवाई उन पर कर सकती है। ठीक है, तो न्यायपालिका अगर संसद का सदस्य अगर संसद में कुछ भी कह दे तो उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और ना ही न्यायपालिका उसमें बीच में आएगी। ठीक है, तो ये विशेष अधिकार भी संसद के सदस्यों को प्राप्त है इस कंडीशन में। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको किसी पॉइंट में या किसी वर्ड में कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आप हमारी आने वाली ऑफिशियल वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।